सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बिल्डिंग मटेरियल का पहला चैप्टर, बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन या फिर रॉक, रॉक और बिल्डिंग स्टोन। तो सबसे पहला जो इसमें मैंने जो इंक्लूड इसमें पीडीएफ में इंक्लूडेड है या जो लेक्चर है ना, ये खाली इसमें जो इन पर्पस के लिए है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ मैंने वही इंक्लूड करे हुए। तो इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो सारी एज इट इज़ याद करनी है, रट जानी है बिल्कुल से। ठीक, तो आप देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास इसमें मटीरियल है। तो रॉक में हम क्या पढ़ते हैं मेनली, एक तो इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा इस पे जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें इसमें मेन रहती हैं। अब क्लासिफिकेशन तीन टाइप से होता है। पहला जिसमें से है कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजी के बेस पे हमारे पास मिलता है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो मॉल्टन मैग्मा से हमारे को फॉर्म होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, ट्रैप, साइनाइट एंड रेहोलाइट। इसमें से जो हमारे पास साइनाइट एंड रेहोलाइट है ये पूछा जा चुका है, और माफिक रॉक भी एग्जाम में आ चुका है एक बार, तो ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो ग्रेजुअल डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं हमारे पास। ठीक है, इनको हम एक्वस भी बोलते हैं एंड स्ट्रेटिफाइड भी इनको बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल हो गया, लिग्नाइट हो गया। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेल ध्यान रखना और लिग्नाइट याद रखना। इसके अलावा ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि D SSS पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मिनरल हैं क्वार्ट्ज, कैल्साइट, क्ले एंड रॉक फ्रेगमेंट। ये सारे के सारे किस में आते हैं भाई, सेडिमेंट्री के अंडर में आते हैं। ठीक, मेटामॉर्फिक वो रॉक्स होती हैं कि जो एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर से में फॉर्म होती है। यानी ये मेटामॉर्फिक जो बेसिकली कन्वर्जन है सेडिमेंट्री या इग्नियस का ही कन्वर्जन होता है ये। ठीक है, ये फॉर्म होते हैं तुम्हारे एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर जब इन पे पड़ता है, सेडिमेंट्री या इग्नियस पे पड़ता है, तो ये हमारे को मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास शिस्ट है एंड जेनेसिस है। तो ये कहाँ से, ग्रेनाइट से फॉर्म हुआ। लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज बन गया। अच्छा, शेल बनता है स्लेट में। ये स्लेट याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्पेंटाइन एंड मूरम, ये भी हमारे मेटामॉर्फिक। अगला क्लासिफिकेशन करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन है अपने पास। केमिकली उनकी क्या कंपोजिशन है उसके आधार पे हमने इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिलिशियस, आर्गिलेशियस एंड कैल्सेरियस। तो सिलिशियस रॉक्स होते हैं जिनमें कि सिलिका ज़्यादा परसेंट होता है। अगर रॉक में क्ले एंड एल्यूमिना ज़्यादा है तो उसको हमने आर्गिलेशियस बोल दिया। ठीक, अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो हमने कैल्सेरियस में उसको रख दिया। सिलिका जो होता है ना, इग्नियस रॉक्स जो होते हैं हमारे पास, उनमें सब में सिलिका बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उनको हमने सिलिशियस में रख दिया। इग्नियस में देखो ग्रेनाइट आ गया, बेसॉल्ट आ गया। अब जो ये सिलिकेट्स होते हैं ना, ये मोस्ट कॉमन फैमिली ऑफ अर्थ एग्रीगेट्स भी बोला गया है इनको, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली जो है हमारे को सिलिकेट जो है ज़्यादातर हमको देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको हमने कॉमन फैमिली में इनको डाल दिया गया। अब ग्रेनाइट है तो उसके कन्वर्जन भी होंगे इसी में ही, सिलिशियस में आएंगे। सैंडस्टोन भी सिलिशियस में आता है, ऐसे ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये सेडिमेंट्री है लेकिन केमिकली ये सिलिशियस रॉक में आ जाएगा, और ये कन्वर्जन है इसका तो वो भी सिलिका ही प्रेजेंट होगा उसमें भी, तो इसलिए वो क्वार्ट्जाइट हो गया है। ठीक है, इसलिए एल्यूमिना के आधार पे आर्गिलेशियस रॉक में जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारे लेटराइट एंड केओलिन। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैल्शियस में आते हैं तुम्हारे कैल्शियम कंपाउंड यानी लाइमस्टोन। सबको पता है कि लाइम में कैल्शियम आता है और ये कैल्शियस में आएगा, और लाइमस्टोन से फॉर्म होता है मार्बल। तो मार्बल भी हमारे इसमें आ जाएगा, किसमें, कैल्शियस में। इसके अलावा ये क्या है भाई, चौक, कंकड़ एंड डोलोमाइट, ये इनके ओर्स हैं। ठीक है, यहाँ से अपने को लाइम मिलता है, तो इसलिए क्योंकि इनमें भी लाइम प्रेजेंट है तो इसलिए इनको भी हमने कैल्शियस में ही रख दिया। ठीक, अब फिजिकली क्लासीफाई करना होगा तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है ना भाई, जो लेयर्स में जो रॉक्स क्या है लेयर्स में रहते हैं, और एक इनका जो है ये होल कंप्लीट मास में होता है। ठीक है, ये इनका मास जो है वो इस लेयर्स में नहीं होता है, तो अनस्ट्रेटिफाइड। फोलिएटेड क्या होता है, तो मैंने स्पंज लाइक मटेरियल देखा होगा, उन्होंने पोर्स पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, छोटे छोटे, तो वो फोलिएटेड में आते हैं। फोलिएटेड में मेटामॉर्फिक जितने भी हैं ये फोलिएटेड में आ जाएंगे तुम्हारे, लेकिन कोई मेटामॉर्फिक जैसे कि मार्बल है, एक तो मार्बल हो गया और दूसरा सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, ये तीनों क्या हैं भाई, फोलिएटेड नहीं होंगे। ठीक है, मार्बल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्बल ही होता है कि मार्बल कैसा रॉक है, पूछा जा चुका है कई बार। इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी पूछ लिया गया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछ ली गई है इसकी कि कितनी होती है, तो ध्यान रख लेना। मॉइस्चर कंटेंट 0.4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाई वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5। इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड
तो हमारे कौन कौन से थे, सेडिमेंट्री को बोला था हमने स्ट्रेटिफाइड एंड एक्वस बोला था उसको, तो ध्यान रखना जितने भी सेडिमेंट्री होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से, लाइम, शेल, सैंडस्टोन एंड स्लेट हो गया तुम्हारा, ठीक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोनोलिथिक रॉक्स एंड दूसरा क्या है भाई, पॉलीमिनरलिक रॉक्स। ये क्या चीज़ होती है, क्या बला है ये। अगर सिंगल मिनरल से कोई रॉक फॉर्म हो रहा है तो उसको हमने मोनोलिथिक बोल दिया है, और अगर एक से ज़्यादा मिनरल जिसमें होंगे तो उसको हमने पॉलीमिनरलिक रॉक बोल दिया है। तो इसको याद रखेंगे हम AQM ऐसे करके, AQM 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 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। AQM यानी एंथ्रेसाइट, क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल, ऐसे करके उठा दिया हमने AQM। अब एंथ्रेसाइट्स में कौन सा मिनरल है, फेल्सपार है। क्वार्ट्जाइट है तो उसमें क्वार्ट्ज ही होएगा, मार्बल है तो भाई कैल्साइट होएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ग्रेनाइट, ठीक है, पेपर में आ चुका है, ये ग्रेनाइट भी आ चुका है और डोलोराइट भी आ चुका है एक बार। तो ग्रेनाइट में कौन कौन से हैं भाई, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड मीका। और मेनली पूछे मेनली कौन से होते हैं, तो ये दोनों मेनली, ये दोनों हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है। फिर और तीसरा मीका भी होता है इसमें, मीका का परसेंटेज कम होता है। खैर बेसॉल्ट में क्या है भाई, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार, तो बेसॉल्ट में हो गया क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। डोलोराइट में फेल्सपार, हॉर्नब्लेंड एंड पैग्योक्लेस हो गया तुम्हारा। तो पॉलीमिनरलिक भी हो गए। इसके बाद इग्नियस रॉक को भी क्लासीफाई कर देते हैं हम 3 तरीके से। जैसे ये अर्थ सरफेस है हमारी, और ये कोई लावा है निकल रहा है ज़मीन के अर्थ क्रस्ट से, ये लावा ऊपर को निकला और यहाँ से जो है फैल गया है ज़मीन पे, और ज़मीन पे नीचे गिरा और यहाँ आके ये रॉक में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा। तो जब ये लावा अगर ज़मीन के अंदर ही कहीं पे फंस गया है और वहीं हार्डन हो गया है, तो इसको हमने इंट्रूसिव बोल दिया है या प्लूटोनिक बोल दिया, जो कि ज़मीन के अंदर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मिलता है। दूसरा, जब ये ऊपर को निकला होगा तो यहाँ से क्रैक्स रहते हैं सरफेस के अंदर में, जब ये इन क्रैक्स में चले जाता है और वहीं जाके हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हमने हाइपोबेसाइल बोल दिया है। अब अगर ये जो है सतह से बाहर निकल के, सरफेस से बाहर निकल के सरफेस के ऊपर जब ये कूलिंग हो जाती है जब इसकी सरफेस से ऊपर, तो उसको हमने बोल दिया है वॉल्केनिक या एक्सट्रूसिव बोल दिया, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर इंट्रूसिव या प्लूटोनिक, सतह से थोड़ा सा शैलो डेप्थ पे, ये क्या है, शैलो डेप्थ पे है ये, ठीक है, शैलो डेप्थ पे तो हाइपोबेसाइल बोल देंगे। और अगर सरफेस पे ही है तो एक्सट्रूसिव हो जाएगा ये, ठीक है। वॉल्केनिक भी बोल दिया गया है इसको। कौन कौन से होते हैं इनके एग्जाम्पल याद रख लेना। ग्रेनाइट, इसको इस तरीके से याद रखो, GGPS एंड DD, ये DD है। कैसे याद रखेंगे इनको, GGPS DD, इस तरीके से याद रखेंगे। GG क्या है भाई साहब, GG है तुम्हारा ग्रेनाइट गैब्रो, ग्रेनाइट एंड गैब्रो, ग्रेनाइट गैब्रो, ग्रेनाइट गैब्रो, पैग्मेटाइट हो गया भाई, ये गैब्रो जो था वो पैग्मेटाइट हो गया। और S यानी साइनाइट, इसका जो है साइनाइट भी इसका साथी था। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, साइनाइट। बचे DD, तो डियोराइट एंड ड्यूनाइट। तो इतना तो याद रख पाओगे तो रख लेना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। पूछा गया है, गैब्रो भी आ गया है एक बार और पैग्मेटाइट भी आ चुका है एक बार एग्जाम में। अब ये याद नहीं रखे जाएं तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा, डोलोराइट, ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते। सिंगल एग्जाम्पल है हाइपोबेसाइल का, यानी डोलोराइट, ठीक है, ये शैलो डेप्थ में मिल जाता अपने को। एक्सट्रूसिव कौन कौन से हैं भाई, बेसॉल्ट हो गया, ट्रैप हो गया और टफ हो गया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है किस टाइप के हैं ये, बेसॉल्ट, ट्रैप एंड टफ। ये कैसे हैं, एक्सट्रूसिव है ये, ठीक है। उसके अलावा रेहोलाइट भी आ चुका है एंड ऑब्सिडियन भी आ चुका है एग्जाम में एक बार। ऑब्सिडियन को तो याद रखो, जॉन स्नो जब कहाँ गया था भाई, ड्रैगन ग्लास लेने गया था, तो वो ऑब्सिडियन को ही लेने गया था। ये किस टाइप का है, वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव रॉक। अब है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री को तो खाली इनके 3 नाम याद रख लेना, किस किस टाइप से इसको हमने क्लासीफाई करा हुआ, केमिकल, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक उसमें, और इनके दूसरे नाम भी कई बार आ जाते हैं। तो ये डेट्रिटल भी बोलते हैं मैकेनिकल को, केमिकल को तो केमिकली, और ऑर्गेनिक को बायोजेनेटिक भी बोल देते हैं। कौन कौन से होते हैं ये एग्जाम्पल है इनके, याद रख लेना। मैकेनिकली तो जो फॉर्म होते हैं ना, ये ज़्यादातर मैकेनिकली हमारे को सैंड, ग्रेवल, ये चीज़ मैकेनिकली फॉर्म होती है, ठीक है। केमिकली जो फॉर्म होती है, ये जो महीन, जो और भी पार्टिकल जिनके छोटे होते हैं वो केमिकली फॉर्म होते हैं। और ऑर्गेनिक यानी बायोजेनेटिक, जैसे लाइमस्टोन जो होता है ना, ये लाइमस्टोन भी बायोजेनेटिक होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे।
में याद कौन कौन से रखना है, यहाँ से याद रखना है। एक तो लाइमस्टोन याद रखना है, ठीक, कि ये किस टाइप का है लाइमस्टोन। और खाली लाइम पूछेगा तो केमिकली होता है, लाइमस्टोन बोलेगा तो ये ऑर्गेनिक में आएगा। यहाँ से मैकेनिकल में सैंडस्टोन एंड कॉग्लोमेरेट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वेजिंग के आधार पे जो कुछ कुछ स्टोन निकाले जाते हैं वो कौन कौन से हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटेराइट, मार्बल, स्लेट। आर्टिफिशियल स्टोन के भी कुछ नाम ध्यान में रख लेना, जैसे कि यह कंक्रीट ब्लॉक हो गया, रैंसम स्टोन हो गया, विक्टोरिया स्टोन हो गया, बिटुमिनस स्टोन हो गया, इंपीरियल स्टोन एंड गार्लिक स्टोन। गार्लिक स्टोन की कंपोजिशन पूछ ली गई थी पिछली बार एग्जाम में, तो ये याद रखना, आयरन स्लैग प्लस पोर्टलैंड सीमेंट से बनता है। गार्लिक स्टोन में हमने आयरन स्लैग डाल देना है, ओपीसी लिया, उसमें हमने क्या करा भाई, आयरन का स्लैग डाल दिया, तो गार्लिक स्टोन बन गया हमारा। ये तो फिर वही आ गया, सेडिमेंट्री रॉक्स की क्लासिफिकेशन हो गई और करा दिया गया था। कन्वर्जन मैंने ऊपर बता ही दिया था अभी। लाइमस्टोन किस में, मार्बल में, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में, शेल से स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रेनाइट शिस्ट या जेनेसिस में। ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। अब दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑन स्टोन। टेस्ट कौन कौन से करेंगे, देखो क्रशिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या याद रखना है हमें, 40x40 का हमें क्यूब साइज याद रखना है, और रेट ऑफ लोडिंग याद रखनी है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट याद रखेंगे 72 घंटे के लिए, और 100 न्यूटन पर mm से कम नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है 100 से कम। दूसरा इसमें DSSB में ये भी पूछ लिया गया था कि रेशियो ऑफ हाइट टू डाया, तो ये 1:1, क्योंकि हाइट और डाया तो सेम ही है ना यहाँ पे, तो 1:1 में इसको बोलेंगे, ठीक। अगला आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन भी इम्पॉर्टेंट है। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये तुम्हारा 5% से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। वाटर एब्जॉर्प्शन 5 से कम होना चाहिए, और 10 हो गया तो रिजेक्ट कर देंगे भाई हम, 10 में सीधे रिजेक्शन। एस से याद रखेंगे, स्मिथ टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, तो S4 स्मिथ टेस्ट किस लिए करते हैं, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर इन स्टोन। तो स्मिथ टेस्ट में एस आ रहा है, तो एस से सॉल्युबल, इसको ऐसे याद रखेंगे। एसिड टेस्ट करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए करते हैं, इसको याद रखेंगे। एसिड में सी आ रहा है तो सी से कैल्शियम कार्बोनेट, स्मिथ में एस आ रहा था तो सॉल्युबल मैटर। देखो आर्टिशन टेस्ट में याद रखना है डेविल सेपरेटस, डेविल सेपरेटस, और उसके बाद अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो ये इसको याद रख लेना। आर्टिशन टेस्ट क्या होता है भाई, रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन अगेंस्ट ग्राइंडिंग एक्शन, ठीक है। ग्राइंडिंग में अगर वियर टीयर हो रहा था तो उसको आर्टिशन से करेंगे, जिसके लिए डेविल एपरेटस यूज़ करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, परसेंटेज वियर कैसे निकालेंगे, लॉस इन वेट। तुमने पहले कुछ स्टोन का वेट करा था, उसको डेविल एपरेटस में रखने के बाद उसके वियर टीयर कराई, तो जो लॉस हुआ होगा ना, वेट लॉस डिवाइडेड बाई इनिशियल वेट, ऐसे निकल जाएगा। सिंपल है, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला आता है हार्डनेस। तो हार्डनेस हम करेंगे भाई डॉरी टेस्टिंग मशीन से, हार्डनेस को करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला भी पूछ लिया गया था एक बार, और मो स्केल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हार्डनेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, मो स्केल यूज़ करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइड बाई 3, ठीक है। लॉस बाई 3 ग्राम में, ठीक है। लॉस इन वेट बाई 3, L/3, इसको हम 20 में से माइनस कर देंगे इसको, ठीक। L/3 को 20 से माइनस कर देंगे, इस तरीके से याद रखेंगे। टफनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए टफनेस टेस्ट करते हैं। अब ये कुछ इनके ज़रूरी याद करने के लिए तो है नहीं, पर कर सको तो कर लेना, ठीक है। इनकी टफनेस इंडेक्स दिया हुआ है बिल्डिंग स्टोन के लिए एंड रोड के लिए। अगला आता है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है वेदर रजिस्टिंग प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। फ्रीजिंग एंड थॉइंग करते हैं हम -12 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता ही होगी स्टोन की, 2.6 से 2.9 के बीच में। अब माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कौन से होते हैं, इनके नाम याद रखें। ग्रेन साइज, पोर की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, मिनरल के लिए, नेचर क्या है उसमें सीमेंटिंग मटेरियल का, और उसका टेक्सचर क्या है, ये सारे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हैं। तो MCQ में यही पूछता है कि इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट नहीं है या कौन सा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है। तो ये नाम याद रखें, ध्यान में रखेंगे तुम्हारे, रखोगे तो जो है कर ले जाओगे इस MCQ, पर नहीं हो पाएगा। अब हार्डनेस के आधार पे कुछ मिनरल्स हैं, उनकी हार्डनेस के
अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करा हुआ है कि किसकी हार्डनेस कितनी हुई है। तो टॉक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, सैफायर एंड डायमंड। तो इनकी इंक्रीजिंग हार्डनेस में मैंने इनको ऑर्डर कर दिया है, याद कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से डायमंड भी आ चुका है, सैफायर पूछ लिया गया है, क्वार्ट्ज आ चुका है, एपेटाइट पीपीएससी में आ चुका है, कैल्साइट भी आ चुका है, और टॉक तो पूछा ही गया ही है, इसलिए पूरी टेबल याद रखना ही ज़रूरी है। इसको याद रखने के लिए शॉर्ट में हमने TGC, FAOQ एंड TSD इस तरीके से याद रखो इसको सीरीज़ में, TGC, FAOQ, TSD, तो तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, डायमंड से यानी डायमंड को तो तुम्हें याद रखना है 10 और टॉक का याद रखना है 1 होता है। इसके अलावा टोपाज, कोरंडम, डायमंड, कोरंडम को सफ़ायर भी बोलते हैं, सफ़ायर या कोरंडम एक ही चीज़ हुई यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे हार्ड मटेरियल डायमंड के बाद दूसरे नंबर पे भाई कोरंडम ही आता है। ठीक है, या सफ़ायर बोल सकते हैं। टोपाज की हार्डनेस 8 होगी, क्वार्ट्ज की यहाँ पे 7 होगी। इस तरीके से और भी याद रख लेना। TGC उठाए गए हैं, पहले ही उससे उठाए गए हैं, के नाम के पहले वर्ड हैं TGC, FAOQ। इस तरीके से याद रखोगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने को रख दिया यहाँ पे। अब कुछ ग्रेनाइट की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये भी ध्यान रखना। 2.64 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, और स्ट्रेंथ इनकी 70 से 30 के बीच में हम इसको स्ट्रेंथ लेके चलते हैं। और क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 kg/cm² से कम नहीं, इसकी स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होनी चाहिए। खैर, क्रशिंग स्ट्रेंथ कह लो। मॉइस्चर कंटेंट 0.5% होना चाहिए इसका, इससे कम होना चाहिए मतलब। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, देखो सिलिका कंटेंट जो होता है, अगर सिलिका कंटेंट हमारा, सिलिका जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी सिलिका कंटेंट कितना। अगर सिलिका ज़्यादा होता है तो बेसिक प्रॉपर्टी कम होती है, अगर सिलिका कंटेंट कम हो रहा है तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़ जाएंगी हमारी यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना इसको भी। अब सिलिका कंटेंट में हमने ऊपर माफिक रॉक्स का बताया था क्या, माफिक रॉक तो क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया गया था, एक बार आ गया है DSSB के क्वेश्चन में कि 45% से अगर कम होता है उसमें सिलिका कंटेंट तो वो कौन सा रॉक होगा। और ऑप्शन में इंटरमीडिएट, माफिक, अल्ट्रा माफिक, ये सब थे। तो ध्यान रखना भाई, अगर ये कर सको तो याद कर लेना इसको भी। तो इसको याद रखने का तरीका यही है, सीरीज सीक्वेंस बना लेंगे हम एक। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस, फिर इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। अगर 45 से हमारे को कम मिल रही है तो ये अल्ट्रा माफिक हो जाएगा। 45 से 55 के बीच में मिल रही है तो ये इसको हम माफिक बोल देंगे। 55 से अगर 65 के बीच में मिल रही है तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, और 65 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे फेल्सिक। ऐसे करके ध्यान रखना है इसको। अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है भाई क्लीवेज की। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लीवेज। क्लीवेज एक कैपेबिलिटी है of some minerals to split along certain direction parallel to the crystal face। यानी कोई रॉक है हमारे पास, कोई रॉक है, इसमें कोई क्रैक पड़ा हुआ है, तो अगर तुम इसको इम्पैक्ट करोगे तो ये इसी क्रैक उसमें ही ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट अलोंग द सर्टेन डायरेक्शन, ये इसकी क्लीवेज, इसको हम क्लीवेज बोल देंगे। इस प्रॉपर्टी को इसको बोलेंगे हम क्लीवेज बोलेंगे। अब कुछ क्लीवेज के जो एग्जांपल है, जैसे बेसॉल हो गया, प्रिज्मेटिक, जैसे इनके शेप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, शेप कौन कौन सा होता है, बेसॉल आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो बेसॉल हो गया, प्रिज्मेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, रोम्बोहाइड्रल हो सकता है, एंड ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। अगला क्या है भाई, स्ट्रीक। स्ट्रीक भी इंपॉर्टेंट है, DSSB में आ चुका है भी। ये क्या है ना, कोई मिनरल है अगर तुम्हारे पास, उसको तुमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको एज अ कलर यूज कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रीक बोलेंगे उसको। ठीक, अब क्वेरिंग ऑफ स्टोन। क्वेरिंग कितने टाइप्स होती है देखो, एक्सकेवेशन हो सकती है, वेजिंग हो सकती है, हीटिंग कर सकते हैं, और ब्लास्टिंग कर सकते हैं। ठीक, तो एक्सकेवेशन यानी एक्सकेवेट करके निकाल दिया कोई रॉक तुमने। ठीक है, दूसरा क्या है, वेजिंग। जितने भी ये सॉफ्ट और कॉस्टली रॉक्स होते हैं ना, इनकी वेजिंग करनी पड़ती है। वेज यानी चिसल से इनको वेजिंग करके इनको निकाला जाता है। ठीक, कौन कौन से हैं भाई, ये सेडिमेंट्री, लाइमस्टोन, लेटेराइट, मार्बल एंड स्लेट, इनकी वेजिंग से इनको निकाला जाता है। हीटिंग से ग्रेनाइट एंड जेनेसिस को हम हीटिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये अनइकोनॉमिकल पड़ जाता है हीट करना, तो इसलिए इनमें हम ब्लास्टिंग ही यूज़ करते हैं। अब ब्लास्टिंग के स्टेप्स देखो, पहला बोरिंग,
बोर करना है, फिर उसको चार्ज करना है, फिर टेम्प करना है, फिर फायर कर देना, ठीक है। तो बोरिंग, ये भी अब एक भी एग्जाम में पूछ गया कि जंपर किस लिए यूज़ होता है। तो जंपर एक बोरिंग टूल है जो कि वर्टिकल होल्स को डग करने के लिए करते हैं। कोई हमने एक रॉक है, इसमें हमने बोरिंग करी, अगर हम उसको इंक्लाइन बोरिंग करेंगे तो जंपर यूज़ करेंगे, सॉरी अगर वर्टिकल बोरिंग करेंगे यानी वर्टिकल होल करेंगे तो जंपर, और वहीं अगर इंक्लाइन होल उसमें करना हो, इंक्लाइन होल करना है तो उसके लिए हमें बोरिंग रॉड यूज़ करनी पड़ेगी इसमें। अब आता है चार्जिंग। उसके बाद हमने होल तो कर लिया, होल्ड कर लिया, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, पाउडर भरेंगे हम, ठीक है। चार्जिंग मतलब जो ब्लास्टिंग पाउडर होगा या कुछ और मटेरियल, उसको भरेंगे, उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्ज करना। तो पहले होल कर लिया, उसको रैग टाई कर देना है हमने, टाइड यानी कपड़ा होता है रैग, रैगिंग कर देंगे ना उसकी, जैसे ये बोर है उसको कपड़े से साफ कर लेना है, मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग करेंगे, ये ड्राई कर दिया हमने उसको रैग टाइट का यूज़ करके, उसके बाद चार्ज कर दिया, फिर टैंपिंग कर दी, यानी रॉड में हमने नीडल जो होती है उसमें ग्रीसिंग करके, और ये जो हमने इसमें मटेरियल भरा हुआ था पाउडर वगैरह उसको टैम्प कर देंगे, ठीक है, यानी उसको कूट देंगे, थोड़ा थोड़ा टाइट कर देंगे उसको। उसके बाद उसकी फायरिंग कर देंगे। इसके बाद जो ब्लास्टिंग पाउडर एंड कॉर्डाइट आर इग्नाइट बाय फ्यूज, ये ध्यान रखना, ब्लास्टिंग पाउडर एंड कॉर्डाइट को जो हम यूज़ करते हैं वो फ्यूजिंग से फ्यूज़ करते हैं इसको इग्नाइट करने के लिए। दूसरा, अगर गन कॉटन है और डायनामाइट है तो ये डेटोनेटर से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गन कॉटन एंड डायनामाइट में डेटोनेटर का इस्तेमाल करेंगे भाई। क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव, ये भी एक बार आ गया है, DSSB में आ चुका है। क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम, क्वांटिटी के लिए जो फॉर्मूला है अपने पास वो है L² अपॉन A इज इक्वल्स टू L² डिवाइडेड बाई 0.008, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो ये L क्या है, L है तुम्हारा लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी अगर कोई रॉक है तुम्हारे पास ये, और यहाँ पे कोई क्रैक प्रेजेंट है, तुमने इसमें होल करा तो होल से और इस क्रैक की जो डिस्टेंस होगी इसको L बोलेंगे, और ये मीटर में लेनी है, ठीक है। L क्या है, मीटर में लेंगे, और L², और A जो आएगा ना, 1 ग्राम में क्वांटिटी निकल के आ जाएगी हमारी, ठीक। L² डिवाइडेड बाई 0.008, ठीक, इसको याद रखना। ये है लिखा हुआ है जो है, ये है सीजनिंग, ठीक है। तो सीजनिंग करेंगे 6 से 12 महीने में, स्टोन की सीजनिंग में 6 से 12 महीने लग जाते हैं, और ड्रेसिंग जो होती है ना वो सीजनिंग करने से पहले इस्तेमाल में लाई जाती है। यानी कोई रॉक है, रॉक जब हमने इसको एक्सकेवेट किया तो वो उस टाइम पे मॉइस्ट होता है, ठीक है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, नहीं मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो अगर उसकी ड्रेसिंग करनी है हमने, अगर उसकी ड्रेसिंग करनी है तो ड्रेसिंग जो होती है ना वो इमीडिएटली आफ्टर द क्वेरिंग होती है। इस टाइम पे क्या है भाई, ये मॉइस्चर, ये क्या है, मॉइस्ट हो रखा है, तो इसको हम इजीली अपने डिजायर्ड शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ड्रेसिंग कर जाती है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेरिंग, ठीक। अगला देखते हैं, तो अब है गन पाउडर। गन पाउडर की जो है कंपोजिशन याद रखेंगे कि क्या क्या होता है। सॉल्ट पीटर, ये सॉल्ट पीटर लिखा हुआ, ठीक है, सॉल्ट पीटर 65%, सल्फर जो होता है 15% डालते हैं, और चारकोल है वो 20%, इसमें चारकोल होता है, ठीक। गन कॉटन क्या है, नाइट्रिक एसिड से इसको सैचुरेटेड कर देते हैं कॉटन को। डायनामाइट में 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है और 25% सैंडी अर्थ मटेरियल होता है इसमें, ठीक है। कॉर्डाइट क्या होता है भाई, जेलेटिनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेल्यूलोज से मिलता बनता है कॉर्डाइट। अब टेस्टिंग तो देख ली थी, ड्यूरेबिलिटी में स्मिथ टेस्ट आता है, तो S4 सॉल्युबल मैटर, सॉल्युबल मैटर देखो कॉइन शेप में हमने कन्वर्ट करना है स्टोन को, उसके बाद उसको एक पानी के गिलास में डाल देना है। कुछ देर बाद वो सॉल्यूशन अगर क्लाउडी हो जाता है तो हमारा गुड है भाई, लेकिन डर्टी हो गया तो पुअर हो जाएगा। डर्टी में क्या है ना, उसमें सैंड और सॉयल ज़्यादा प्रेजेंट होगी, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो अगर क्लाउडी हो रहा है यानी उसमें कैल्शियम वगैरह कोई मिनरल हो गए तो वो गुड है, लेकिन डर्टी हो रहा है तो
पुअर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है ब्रेड टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रेड टेस्ट करते हैं हम फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ब्रेड टेस्ट करा जाता है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए, और इसमें सल्फेट ऑफ सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ग्लोबर सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबर सॉल्ट भी बोला जाता है। एसिड देख लिया था अभी हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट के लिए होता है, ठीक। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो होता है वो वेदर रेजिस्टेंस के लिए कर लेते हैं हम। क्रशिंग में 40 mm का क्यूब करते हैं। आर्ट्रीशन टेस्ट, डेविल एपरेटस। इसके बाद कुछ ये जो हमारे पास रॉक्स हैं इनके यूज़ दे रखे हैं, ये भी पूछ लेते हैं। स्लेट का यूज़ करते हैं हम रूफिंग में, मार्बल का ऑर्नामेंटल वर्क में, ग्रेनाइट का पियर्स में। कंकड़ से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोलिक लाइम मिलता है। अब बेसॉल्ट देखो ये एज एन एग्रीगेट बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। लाइट वेट एग्रीगेट होता है ये रोड में, फाउंडेशन वर्क में और रबल मशीनरी में एज ए स्टोन भी इसको हम यूज़ में लेते हैं, ठीक। अब कुछ ये RMR वैल्यूज़ होती है, उसके आधार पे भी हम क्लासीफाई करते हैं रॉक को। तो इसको कैसे याद रखेंगे, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड एंड वेरी गुड। यानी 20 से कम है तो वेरी पुअर हो जाएगा, 20 से 40 है तो पुअर में रख देंगे भैया इसको, और 40 से 60 के बीच में है तो फेयर हो जाएगा, और ये 61 से 80 के बीच में है तो गुड हो जाएगा, और 80 यानी 81 से ज़्यादा है या 100 तक है तो ये वेरी गुड में आ जाएगा। इस तरीके से इनको भी याद रखेंगे। RMR वैल्यू को एक MCQ आ चुका है DSSB का, शायद किसी में आ गया है, उसमें वो दिया गया था कि अगर 41 से 60 के बीच में RMR वैल्यू है तो वो उसकी क्लास कौन सी होगी, फेयर क्लास होगी, ठीक। याद रख सको तो रख लेना। अगला जो लास्ट है हमारा रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, ठीक है। RQD इसको बोलते हैं RQD। ये क्या है, समीशन ऑफ लेंथ ऑफ कोर पीस ग्रेटर देन 10 mm 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टोटल कोर रन लेंथ। यानी तुमने एक सैंपल लिया स्टोन का, इसकी टोटल लेंथ अपने को पता होगी, ठीक है, कितना लेंथ है। उसके बाद इसको इम्पैक्ट करके तोड़ा गया है, उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो वो टुकड़े जिनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से ऊपर हमने वो लेंगे, उनका हम समीशन कर देंगे कि कितने लेंथ मिल रही है हमें 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा टुकड़ों का, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इंटू 100। तो सारे टुकड़े 10 से तो बड़े नहीं होंगे, कुछ 10 से छोटे भी होंगे, यानी इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो L से कम ही मिलेगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी ये हमेशा 100 से कम ही मिलेगा अपने को। RQD रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, यानी ये इक्वल्स टू 1 होगा तो गुड है। जितना ये 100% में कहूँ मैं तो 100% के जितना नज़दीक होगा RQD उतना वो स्टोन अच्छा होगा। तो यही आखिरी टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको याद रख लेना पूरी PDF, एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है इसमें।